जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल ठीक। हमारा आज का टॉपिक है जी, द इर्रेशनल बिलीफ नंबर 4। थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। दिस इज द बिलीफ। जी, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कि इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस करेक्टली, व्हेन वी से दिस मोहित साहब के कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, तो इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि फीलिंग ऑफ लॉस या फीलिंग ऑफ कैटास्ट्रोफी उसकी रियलिटी से बहुत ज्यादा है। यानी इशू हो सकता है कि बाकी परेशान कौन हो, कि जी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ राइट, फॉर एग्जांपल और टोटल हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने भी जवाब दे दिया, तो लॉस एक्चुअली, लेकिन मुझे जो राइट, उससे एहसास हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि गाड़ी नहीं खत्म हुई, जिंदगी खत्म होगी, समथिंग लाइक दैट, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा। राइट, राइट, ये है इसका राइट। मतलब। बिल्कुल यही मतलब है जी। यानी ये एक्चुअली दर्जा बदर्जा इधर पहुंच जाती है बात। यानी आपको जो पूरी की पूरी सोच है वो इस तरफ चली जाती है कि गलत हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, गड़बड़ हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सब कुछ। ठीक है जी, ये इस तरफ जा रही है बात। इसको ठीक, कैटास्ट्रोफाइजिंग भी कहते हैं। ये ठीक बिल्कुल। कहा है आपने। इस इसी को, यानी जब ये उसमें आएगा ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, तो उसमें इसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग के तहत देखेंगे इंशाल्लाह। ये बिलीफ उसके अंदर उस डिस्टॉर्शन में काम करता है। मैं ये जो आपको भी 10 बिलीफ बता रहा हूँ, इसको फिर इनमें से फिर हम वो डिस्टॉर्शंस निकालेंगे कि जिनको के जनरली कहा जाता है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं वो ये हैं, तो वो इन बिलीफ से निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। एक इसमें जो पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि कुछ हद तक तो ये बड़ी अच्छी बात समझी जाती वैसे जनरली, इन द सेंस कि या तो समझते हैं या तो हम इसको इस तरह से अज्यूम करते हैं कि जी फंडामेंटली बहुत सेंसिटिव इंसान है, या फिर हम इसको बाकायदा एहसास जिम्मेदारी का हिस्सा भी समझते हैं कि अगर कोई किसी छोटी चीज को बड़ा मसला समझते हैं तो ये बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। यानी उन हम्म, केसेस की बात नहीं कर रहा मैं कि जहां पे ऑन द फेस ऑफ इट मामूली सी बात है, या बात सिर्फ जज्बाती है। कुछ केसेस में रियल प्रॉब्लम्स ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाते हैं, और उस केस में यही समझा जाता है कि या तो होता है ना बहुत हसास तबीयत है इनकी, या फिर ये समझा जाता है कि जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा है जिस वजह से ये इतना ज्यादा, जैसे कोई बच्चा अगर आपका बहुत परेशान हो रहा हो किसी टेस्ट में कम नंबर आने पे, तो ऊपर से आप जितना मर्जी उसको हौसला दें, अंदर से आपको बहरहाल एक खुशी जरूर होती है कि देखो मेरा बच्चा कितना, मैंने अच्छे से पाल लिया इसको कि इसको हम्म, एहसास कितना है कि एग्जाम्स में राइट, मार्क्स अच्छे किए हैं तो उसकी तो छुट्टियां खराब हो गई। राइट। ये और चीज़ है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा। यानी आई एम नॉट सेइंग दिस इज गुड, बट दिस इज डिफरेंट। व्हेन यू लेट्स से मुझे पता चला कि गड़बड़ हो गई है कुछ, और अब मैं ओवर सेंसिटिव हूं कि मुझे इसको ठीक करना है। यानी ये एक चीज है। एक चीज कैटास्ट्रोफाइजिंग जब होती है, तो उस वक्त असल में एक्शन कोई नहीं होता, उसके पीछे कुछ हो नहीं रहा होता, बस सिर्फ वावेला हो रहा होता है। यानी ये, इसको इससे बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये बेसिकली ये जो डिस्टॉर्शन है, ये आपको आमतौर पे पैरालिसिस की तरफ लेके जाती हैं। अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो बेड़ा गर्क हो गया। यानी गुफ्तगू नहीं होगी उसमें, उसमें एक्शन नहीं होगा। उसमें असल में आपके अंदर जो चल रहा है वो ऐसा फियर डेवलप हो जाएगा कि ओहो, अब क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन। बट ठीक इफ योर ठीक। चाइल्ड इज लेट्स से थिंकिंग अबाउट कि अच्छा मुझे लगता है कि मेरे से ये गलती हुई थी, मैं इसको ठीक करता हूँ, दिस इज नॉट कैटास्ट्रोफाइजिंग, दिस इज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो करना ही चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक। और इसमें छोटी छोटी गलतियों पर भी करना चाहिए। यानी ये बात कि मैं लेट्स से मैंने 3 बजे का टाइम दिया था, 3:15 बज गए हैं,
और अभी मैं घर पे बैठा हूँ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मुझे आइंदा इसको ठीक करना है। लेकिन ये बात कि अब मैं, यार अब तो लोग मुझे कोई इज्जत नहीं देंगे, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, ये जो ये है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। ये जो आपने इफ पैरालिसिस यू का लफ्ज लुकिंग यूज फॉर, किया मेरे लिए बड़ा जी, क्लैरिटी लगने वाला है कि वो अब ऑन द फेस ऑफ इट तो लगेगा कि बहुत परेशानी है, बहुत वावेला लगेगा, हर चीज के ऊपर प्रायोरिटी बन जाएगा, ये जो भी नुकसान हुआ, ये जो भी गलती हुई है, ये जो भी मामला सा दरपेश है, लेकिन एक्चुअली कोई काम हो नहीं रहा होगा, नथिंग विल बी हैपनिंग, बस राइट, उसकी सफरिंग होगी। राइट, सफरिंग होगी, उसके बारे में बयान हो रहा होगा, उसके बारे में कंप्लेंट हो रही होगी, ये सब कुछ होगा, कर कुछ नहीं रहे। इसलिए कि वो जो कैटेस्ट्रफी है वो करने दे नहीं रही, वो अंदर कैटेस्ट्रफी बन गई है ना अब। आप यूं समझ लें कि ये इस तरह की कैफियत है कि यार ये तो दुनिया खत्म हो रही है, अब क्या, अब बिल्कुल। क्या काम करना है, ठीक है ना। बिल्कुल। ये वाली कैफियत तारी होती है, यानी एक चीज है जिसके बारे में कल मुझे किसी की अपनी कोई अपॉइंटमेंट है, और उसके बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ कि आज का सारा दिन ही जाया कर दिया, ये वाली कैफियत हो बिल्कुल जाती है ठीक। इसमें। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट एक्चुअली लीड्स टू पैरालिसिस, एक्शन नहीं हो पाता इसमें। जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत सी एग्जांपल्स मुझे अपनी जिंदगी से भी याद आ रही हैं और आसपास की भी याद आ रही हैं कि जहां पे कोई, जैसे मीटिंग बहुत खराब हो गई और कोई क्लाइंट चला गया, वो, राइट, तो इट सीम्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड उस वक्त। राइट, राइट। और या उसमें अगर आपका सारा दिन गुजर गया है, लेट्स से एक एक मीटिंग खराब हो गई, एंड आई हैव टेकन इट सीरियसली, एंड अब हम बैठ के फौरन अपनी टीम के साथ ये बात करें कि ये मीटिंग गड़बड़ जो हुई है ये क्यों हुई है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, हमने क्यों नहीं उनको एंगेज किया, हम क्यों उन तक बात नहीं पहुंचा सके, इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये वो चीज़ नहीं है, ये तो करेक्शन शुरू हो गई है, कोशिश हो गई है। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव एक्शन शुरू हो गया तो फिर तो ठीक है, किसी भी नौयत फिर का, तो लेकिन सही अगर है। उसको तो, बिल्कुल, राइट, जैसे इवन मैंने सोशली भी ये देखा है कि इवन इन एडल्ट्स के वो पेरेंट्स के मामले में इतने सेंसिटिव हो जाते हैं टाइम्स कि अगर कोई एक पेरेंट नाराज हो गया या उनको कोई बात पसंद नहीं आई, या उन्होंने या हमको खुद कोई फैसला किया है जो फिर बाद में अप्रूव नहीं किया पेरेंट ने, तो वो उनके लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, एज इफ के अब तो सब खत्म हो गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, तो आई हैव सीन बिल्कुल, इट। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये भी नहीं हो रहा था कि अच्छा चलें फिर बात कर लें, या तो फैसला तब्दील कर लें, या उनसे बात कर लें, उनको मना लें, उनको राइट, राइट, मजीद राइट, दी देख ऑप्शन, लें बस। बोथ ऑप्शंस आर डेड एंड्स। वो एब्सोल्यूट हो जाता है कि बस अब तो हो गया जो होना था, हो गया। इरिवर्सिबल बिल्कुल, कुछ काम हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। जी, जी। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। इस डेफिनेशन के साथ जो फिर आपने जो रीज़न्स दिए थे कि ये डेवलप किस तरह होती है, एक तो मुझे उसमें जी, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि जिसमें जिनकी हर चीज़ पूरी होती है, या जो बचपन से ही आप बात मानते जाते हो, उन्हें ये प्रॉब्लम लगता है कि जब राइट, उनकी कोई चीज़ पूरी ना हो तो फिर उन्हें लगता है वर्ल्ड एंड हो रहा है। राइट। मतलब इसमें जो आपने डेवलप वाले पॉइंट लिखे थे, मुझे इसमें से ये चीज़ लग रहा था कि ये होनी नहीं चाहिए इसमें। मुझे तो ये लगता है जब आप बच्चों की बहुत, या एक बचपन से हर बच्चे की बात मानते जाओ और कभी ना मानो तो उसे लगता है बस दुनिया खत्म होने वाली है। इसी तरह फिर वो बड़े होके भी वही आदत बन जाती है इंसान की। ये यानी देखिए, दिस इज समथिंग कि विच इज, आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि अगर बच्चे की ये बन जाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगी कि मेरी ज़रूरत पूरी हो तो चीज़ें ठीक हैं, ठीक है, यानी ये बात कि बच्चे की आपने जो 5-6 साल तक जो ज़िंदगी उसने गुजारी है उसमें हर चीज़ उसकी पूरी हो जाएगी, ये दिस इज नॉट वेरी पॉसिबल, आई मीन नॉट वेरी लाइकली। पॉसिबल तो हो ही सकता है, लेकिन नॉट वेरी लाइकली। वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उसकी ज़िंदगी में भी जो कि पूरी नहीं हो सकी हैं, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी वो कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर ये हो सकती है। अगर उसकी ये कंस्ट्रक्शन बन गई है ना कि मेरी ज़रूरत पूरी होती रहनी चाहिए वरना कैटेस्ट्रफी है,
तो फिर ये जी। हो सकती है। बट बेसिकली व्हाट इज इट दैट वी शुड बी डूइंग, मतलब उसकी ज़रूरत पूरी ना की जाए, ये उसकी ख्वाहिश पूरी ना की जाए, ये आइडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लाज़िमन ऐसी सिचुएशन पेश आ जाएगी, लाज़िमन आ जाएगी ज़िंदगी में, कि जिसमें आप नहीं करेंगे, कर नहीं सकेंगे या नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे वो आपसे एक ऐसी कोई डिमांड कर देते हैं जो आप नहीं पूरी कर सकते, कर ही नहीं सकते। तो ये उसको फेस करना पड़ेगा। यानी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना, वो ये कि यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रीज़न, यू मस्ट ऑलवेज हैव अ वेरी गुड रीज़न। जो इसमें चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, वो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है दैट डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। ये जो बातें हमने लिखी हैं, वो जी। असल में इस तरफ ले जाएंगी। ओवर प्रोटेक्शन ही की एक सूरत ये हो जाती है कि बच्चा जो है वो उसको बुरा लगेगा तो मैं इसकी हर चीज़ पूरी कर देता हूँ। ये ओवर प्रोटेक्शन ही का एक एस्पेक्ट है ना। यानी वो फिर सिर्फ इधर तक नहीं रहेगा, वो बच्चे को हर किस्म की मुश्किल से बचाने की तरफ भी जाएगा। वो रुक जाओ, वो मत करो, ये करो। ये जो रिएक्शन है, ये पैदा होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक पैदा होना शुरू हो जाएगा। माँ बाप की तरफ से, खास तौर पर माँ की तरफ से, अगर ये सिचुएशन बन रही है कि छोटी छोटी सी बात पर एकदम परेशानी पैदा हो गई है, ये क्या, अब क्या होगा, अब कैसे चलेगा, ये सब कुछ होगा, यू नो, ये चीज़ जो है ये बच्चा सीख रहा है। वी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने उसमें भी अर्ज की है, शायद मेरा ख्याल है कि ये होगी ज़रूर, कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग फॉर अ चाइल्ड इज द इमोशनल रेगुलेशन ऑफ अ मदर। हम्म। उसने अगर इमोशनली अपने आप को रेगुलेट किया है, ठीक है, परेशानी हो गई है, हाँ, बच्चे को गुस्सा चढ़ गया, वो चीज़ें तोड़ने की तरफ जा रहा है, तो आप एकदम परेशान हो गए और आपके हाथ पैर फूल गए हैं, तो ये दिस इज नॉट अ गुड साइन। वी नीड टू कंट्रोल आवर ओन इमोशंस। ये जो है ना, जिसको आज के नए दौर में लीडरशिप कहा जाता है, लीडरशिप, पेरेंट्स हैव टू बी दोज लीडर्स। और लीडरशिप के बारे में ये कहा जाता है कि जो वैल्यूज आप देना चाहते हैं वो पहले अपने अंदर पैदा करें पूरी तरह से। सर दिस अब इज हम तो इम्पोर्टेंट। माँ बाप बन गए, अब क्या करें? नहीं, अब पैदा करना शुरू कर दें। शो देम द लर्निंग जर्नी। हमें जब पता चल गया कि ये जर्नी है, ये पूरी करनी ही पड़ेगी, तो आज से शुरू कर देंगे। सही। और सर जो इसमें एक हो पॉइंट। चुका है उसके बारे में तो कुछ नहीं हो सकता। देखें, उसके बारे में अगर सोच के हम आज कुछ ना करें तो फिर तो कैटेस्ट्रॉफिक थिंकिंग में आ गए हम, कि अब तो कैटेस्ट्रॉफी हो गई है। नहीं, सही। हमने ये सोचना है कि अब क्या कर सकते हैं। जी सर, लेकिन आई आई थिंक जो चीज़ बचपन से की जाए और जो बीच में आके खुद आपने लर्निंग तो की फायदा होता जब है। अप्लाई करो, तो वो बड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं फिर। देखें, वो जब बातें आपको सुनाई जाएंगी ना, और आपका अगर उस पर अच्छा रिस्पांस होगा, तो बच्चों को भी ये हौसला मिलेगा कि हम भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। हम्म। यानी ये जो बातें करती है दुनिया, ये मेरी डेवलपमेंट नहीं रोक सकती अगर मैं डेवलपमेंट में कमिटेड हूँ। जब ये आपको आपकी तरफ से ये, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ये कि आप अपनी आसानियों में भी और अपनी मुश्किलों में भी बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आपके रवैये देख कर अपने अंदर के रवैये को गौर करते हैं। they will adopt many of your actions, and then only after they have adopted it will you realize कि अच्छा मैं इस तरह करता हूँ या करती हूँ। बिल्कुल, ये तो सर फील होता ये है। ये हो जाता है जी। तो आप आज ठीक कर लें। और वो जो मैंने एक जगह पे ये गुजारिश की थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल मॉडल है जो हमें अपने बच्चों के लिए बनना है, वो है एक लर्नर का रोल मॉडल। कि हमें जब कोई चीज़ पता चल जाती है तो फिर हम उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं, और ठोकरें भी खाते हैं, गिरते भी हैं, क्योंकि वो बच्चा आपको देख रहा है। उसको इस जर्नी में शामिल कर लें कि मैंने ये एक चीज़ सीखी है, आई नीड टू गेट दिस इनकॉर्पोरेटेड इन माई लाइफ, सही। एंड दिस विल ऑलवेज बी, आई थिंक आज नहीं, आज तो हो सकता है वो जिस तरह आपने फरमाया कि वो डिस्करेजिंग रिमार्क्स भी आ जाएं कि अब सीखी है। या हाँ। मुझे याद है, वो किताब मैं एक लेके गया एक सेशन पे, वर्कशॉप हो रही थी, तो उससे पहले टाइम होता था, पढ़ लेता था थोड़ी देर। तो उस किताब का नाम था हाउ टू रीड अ बुक। तो बड़ी मॉर्टिमर, मॉर्टिमर नाम है उस बंदे का, एडलर, मॉर्टिमर एडलर। और अच्छी किताब है, हाउ टू रीड अ बुक। तो वो मैं पढ़ रहा था, और वही लेके मैं सेशन में चला गया, तो किसी ने ये पूछा कि ये किताब का क्या नाम है।
मैंने बताया उसे कि हाउ टू रीड अ बुक, तो कहते हैं कि आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं आपने। तो इस तरह का मजाक हो सकता है जी, वो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ है कि शायद ठीक तरह नहीं पढ़ी। सही। अच्छा सर, दूसरा आपने एक ये पॉइंट राइट। लिखा था, लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स को थोड़ा-सा अगर हमारी हम अपने आप को भी, और जब बच्चे को, मिसाल के तौर पर हम बच्चे को रेगुलेशन नहीं सिखाते। मिसाल के तौर पर हम उसको ये बताते हैं कि नहीं, गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा रोको, या उसके गुस्से पर आपने भी गुस्सा कर दिया, ठीक है, अब वो ज़ाहिर है आपसे मुकाबला तो नहीं कर, सो व्हाट हैपेंस इज़ वो रेगुलेट नहीं कर रहा होता, वो सप्रेस कर रहा होता है। अच्छा, आप खुद क्या कर रहे हैं? यानी लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन में दोनों ही एस्पेक्ट शामिल हैं, वैसे उसका मैंने अलग भी ज़िक्र किया है शायद, लेकिन असल में दोनों एस्पेक्ट शामिल हैं। आप अपनी रेगुलेशन कैसे कर रहे हैं और बच्चे को कितनी सिखा रहे हैं। यानी टेल द चाइल्ड हाउ टू, ये गुस्सा क्यों चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, एट द अप्रोप्रिएट एज। यानी ये वो चीज़ें हैं कि जो आप एक 5 साल के बच्चे को तो नहीं सिखा सकते, लेकिन 5 साल के बच्चे को ये बता सकते हैं कि लुक, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट जस्ट किक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है, हम लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। इसका मॉडल करें, आओ मेरे साथ इधर बैठो एंड लेट्स टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ये चीज़ जो है, ये आपको इमोशनल रेगुलेशन सिखाना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, कि जब मेरे लिए ये डिस्कम्फर्ट वाली इमोशंस जब मेरे अंदर पैदा हों, तो मुझे कुछ करना है उनके बारे में, और वो जो करना है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता, या वो नहीं होना चाहिए नुकसान पहुंचाने का मामला। ये जो एस्पेक्ट है, इसको हमने अगर बिल्कुल मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में, बच्चों की इमोशंस को हमने सप्रेस करने की तरफ लेके गए हैं, तो फिर उनको रेगुलेट करना, अब वो खुद ही अपनी किस्मत से जब उनको मौका मिलेगा सीखेंगे। सही। ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए पेरेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि जिसके बाद बच्चे की ज़िंदगी जो है, उसकी फेट सील हो जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन आपका इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो जाएगा। बस इतनी चीज़ के बारे में और आपको अपने इन्फ्लुएंस के बारे में जवाब देना है। सही। अच्छा, बिल्कुल ऑपोज़िट भी चीज़ ठीक है बात। आप जितना मर्ज़ी अच्छा कर दें, वो जो इन्फ्लुएंस है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि बच्चे की फेट सील हो गई है, अब उसने अच्छा इंसान ही निकलना है। ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आपका इन्फ्लुएंस वो है जिसके आपने जवाब देना है। इस एहसास ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ को अप्रोच करना है। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। हुँ, एक क्वेश्चन हमें मोहित साहब चैट में आया है हसन साहब का। मेरा ख्याल है आपने उसके जवाब कुछ हद तक दे दिए, लेकिन मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन है कि इसका मुस्तकिल हल क्या है? किसका? इस बिलीफ का, या ये नहीं, जो हम मुस्तकिल हल, हर बिलीफ के जो है ना जी, मुस्तकिल हल, वो प्राइमरीली दे आर अबाउट चेंजिंग दोज बिलीफ्स, अबाउट बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ देम। सबसे पहले स्टेज पे बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ दैट बिलीफ, नंबर वन। नंबर टू, ये बिलीफ अपने पीछे कुछ अजम्पशन रखता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को ले लें, उठा लें, कि जिसमें आप कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व हुए, अगर आप उसका थोड़ा सा डिसेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बिलीफ ये था कि इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, उसको ज़रा स्टेट करें। इसके नतीजे में मेरे सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, इसके नतीजे में लोग मेरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, इसके नतीजे में मेरा इम्प्रेशन जो है वो हमेशा के लिए ज़ीरो हो जाएगा। ये कुछ अजम्पशंस है ना, जो, उन अजम्पशंस को आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करना शुरू करें, एंड यू विल फाइंड आउट कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है। यानी उतना बड़ा मसला नहीं, ज़िंदगी का मामला ये है, देखिए, हम हर एग्ज़ाम के बारे में ये समझते रहते हैं ना, आपको भी याद होगा, जो जिधर पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उधर ये ख्याल होता है कि यार फेल हो गए तो मारे गए। लेकिन ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, मतलब अपनी एज के बच्चों को, जो उस ज़माने में बच्चे थे मेरे साथ, उनको जानता हूँ जो फेल हो जाते थे, पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन ज़िंदगी गुज़रती रही, आज सेटल्ड हैं, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन उस वक़्त का सोचिए, बिल्कुल इसी तरह से आप ज़रा सोचिए कि वो प्रॉब्लम जिसको कि आज से 3 साल पहले
मेरे ऊपर छाई हुई थी कि यार ये हो गया तो बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, आज जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार वो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी, आज की प्रॉब्लम है जो बड़ी प्रॉब्लम है। ये सोच अपने अंदर जरा इसको जरा एक्टिवेट करें, आपका ये बिलीफ खत्म होना शुरू हो जाएगा। यानी देर इज नो सच प्रॉब्लम विच इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, जिस दिन ताल्लुकात खत्म हो जाने हैं, उस दिन ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं होगी, वो हो जाने हैं जिसके साथ भी होने हैं। आपका रोल अच्छा रहना चाहिए, दैट इज गुड इनफ, दैट इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जितने भी बिलीव्स हैं इनके बारे में जैसे ही कॉन्शियस हो जाएं तो उसके बाद उस पर वर्किंग शुरू कर दें कि मैं अब ये मेरा बिलीफ एक्टिव हो रहा है, मुझे इसको ठीक करना है। वही ऐसा बड़ा मसला नहीं है इस वक्त। ये देखिए, हम जिस चीज को मैं अर्ज करता रहा हूँ, लेंस ऑफ फेथ से अप्रोच करने की बात जो करता रहा हूँ, आपको अगर ये पता चल गया कि कोई मसला हो गया जो मेरी पसंद के खिलाफ है या मेरी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, और आपको ये याद आ जाती है बात कि खुदा के कंट्रोल में है सब कुछ, और इंशाल्लाह अगर मेरी पसंद के खिलाफ हो रहा है तो ये खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा, और खुदा की मर्जी यकीनन मेरे लिए मेरे से ज़्यादा बेहतर मेरी बेहतरी जानती है। He knows better than I do कि what is good for me. Sometimes taking you through a hard time will be good for you. Good for you. I honestly mean that. इसकी बड़ी अच्छी मिसालें आपको आपके ट्रीटमेंट ऑफ योर किड्स में मिल जाएगी कि जिसमें उनको नहीं अंदाजा होता ये क्यों मुझे, यार ये क्यों सुइयां चुभ हो रही हैं मुझे। जरा सोचिए उस बच्चे की जगह पे खड़े होके। लेकिन आप ये समझते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज कि ये जो इनोक्यूलेशन है इसकी, ये इसके फायदे की चीज़ है। ठीक है, वो तकलीफ तो है, चंद थोड़ी सी घड़ियों की तकलीफ है, और हो सकता है एक दिन दो दिन बुखार भी हो, लेकिन ये इसके फायदे की चीज़ है इन द लॉन्ग रन। ये जो एस्पेक्ट है इसको थोड़ा सा एनालॉजी इसकी ड्रॉ करके देखिए। यानी जिस जिस परवरदिगार की के सहारे पर हम जी रहे हैं, वो हमसे बेहतर जानता है कि इस वक्त मुझे इस जगह से गुजरना है या गुजार के मुझे कोई फ़ायदा हासिल करवाना चाहता है। मैं अगर इसके बारे में कॉन्शियस हो जाऊं तो ये कैटास्ट्रॉफिक बिलीफ कैसे रह सकता है फिर। थिंग्स विल गो रॉन्ग, थिंग्स विल गो अगेंस्ट माय विल। अंदर की जो मेरी कैफियत है, थोड़ी देर के लिए परेशानी भी होगी, परेशानी होना गलत नहीं है। वही जो अभी शुरू में अरी से बात हो रही थी, इतनी परेशानी हो जाए कि मैं पैरालाइज ही हो जाऊं, यानी अपनी दिन की रूटीन खत्म हो गई। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को सीरियसली, यानी अगर कल कल कोई अपॉइंटमेंट है तो आज की सारी रूटीन फना हो गई है, बेड़ा ही गर्क हो गया। आई आई हैव बीन देयर, मतलब मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ, आई हैव बीन देयर। इट्स नॉट वेरी वेरी डिजायरेबल टू बी सेइंग इट, बट आई हैव बीन देयर। ये जो एटीट्यूड वाली बात आपने मोहित साहब की, इससे मुझे एक एग्जांपल याद आई कि एक समवन यूज्ड टू नो मच यंगर देन मी, वो बड़ी एक मॉडेस्ट और स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल फैमिली से थे। तो पढ़ाई छढ़ाई की, जॉब स्टार्ट की, और उसके बाद वो खासा अपसेट, बाय एंड लार्ज अपसेट रहते थे कि वाई आर थिंग्स नॉट टर्निंग अराउंड फास्ट। मैंने मेहनत भी की है, पढ़ाई भी की है। तो वो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल थी, फैमिली की जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी उनके ऊपर, वो उनके लिए एक बड़ी परेशानी का बायस बना रहता था हर वक्त। और एट टाइम्स ये भी होता था कि मैं अपनी तरफ से उनको मशवरे जरूर देता था कि यू बीइंग वेरी, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं इस हवाले से। उस वजह से शायद वो अपॉर्चुनिटीज जो आप अवेल कर सकते हैं, जो क्रिएटिविटी आप यूज कर सकते हैं, वो आप मिस कर देते हैं। कुछ अरसे के राइट। बाद उनकी एक बड़ी अच्छी जॉब लगी, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली नाउ, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। और मेरी कुछ अरसे पहले उनसे मुलाकात हुई तो आई हर्ड, उन्होंने कुछ एक बात मुझे बताई जिसके बाद मैं यही सोचता रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो शायद एटीट्यूड में है। वो बात उन्होंने मुझे ये बताई कि वो उनकी जब जॉब बहुत बेहतर हो गई, फाइनेंशियली ही बिकेम वेरी वेरी कंफर्टेबल, तो ही गॉट मैरिड। और शादी के कुछ अरसे के बाद उनकी बेगम जो है वो खासी बीमार हो गई, और उनको एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जिस खासी सीरियस प्रॉब्लम हो, और वो खासा अच्छा। लंबा अरसा चलने वाली है। एंड क्योंकि वो जरा क्लोज हैं एज अ फ्रेंड, तो ही सेड कि आपको याद है अली भाई कि मैं बड़ा परेशान होता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आज मैं सोचता हूँ कि वो वाली प्रॉब्लम वापस आ जाए, ये प्रॉब्लम चली जाए।
तो आई फेल्ट बैड फॉर हिम ऑब्वियसली, लेकिन मैं साथ ये भी सोचने लग गया कि जो प्रॉब्लम, यानी इस तरह तो चलता रहेगा मामला, ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह ताला शिफा दे दे उसकी बेगम को इंशाल्लाह जरूर, तो एंड मुमकिन आज एक और प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, जो होता ही है। बिल्कुल और बिल्कुल। इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट वी हैव टू गो थ्रू। इसको हमें अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को बताया तो बहुत जाता है। एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं हम, तो ये बताया तो बहुत जाता है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और ये वो सब, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली ज़िंदगी में एक एटीट्यूड का ताल्लुक बनना चाहिए, वो मिस हो जाता है। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो बिल्कुल मिस हो जाता है कि बिल्कुल ज़िंदगी मिस हो में जाता है। कुछ मैं मेरे आपको टारगेट्स हैं। सॉरी, एब्सोल्युटली प्लीज गो अहेड। थोड़ा सा और टाइम लेके मैं एक छोटी सी एग्जांपल जो विच वाज वेरी टचिंग फॉर मी, रिफ्लेक्शन के लिए शेयर करना चाहूँ सबके साथ। अपनी गलती, पाकिस्तान से जब हम सऊदी अरेबिया शिफ्ट हुए लॉन्ग अगो, तो पाकिस्तान में आप, हम सबको पता है कल्चर हमारा कैसे है कि किसी के यहाँ अगर डेथ हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो वो कैटास्ट्रोफी ही कंसिडर होती है, और दिस इज हाउ वी कल्चरली लुक एट इट। और जो कल्चर यहाँ पे है अरब, उनका उस वक्त मैं समझता था कि बड़ा सख्त दिल कल्चर है, और शुरू में हम उसको पॉजिटिवली नहीं देखते थे टू बी ऑनेस्ट, और अपना एक सुपीरियोरिटी का एहसास भी होता था कि देखें हम नरम दिल लोग हैं, ये शायद सख्त दिल लोग हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हो गया कि ये एटीट्यूड बहुत बेहतर एटीट्यूड है, जिस तरह ये दिखते हैं इस तरह के मामलात को। और वाकई वो जब इंटरेक्शन हुआ तो पता लगा कि मामला ये नहीं था कि उनके लिए तकलीफ कम है या ज्यादा है, या दिल सख्त है या नरम है, ये तो कहने की बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनका एटीट्यूड, उनका कल्चर, और शायद फेथ इज मच स्ट्रॉन्गर, वो उसको इसी तरह नहीं, देखते हैं। और बड़ी कॉमन बात जो सुनने में हमारे यहाँ कही तो जाती है, लेकिन यहाँ पे नजर आती है कि जी वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी, एक वापस चली गई। तो बिल्कुल बहुत रेयर केसेस में मैंने यहाँ पे देखा है कि लव्ड वन पासिंग अवे बिकम्स अ कैटास्ट्रोफी फॉर द एंटायर फैमिली, जबकि पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है, अपनी फैमिली में बहुत देखा है कि वही अगर वही। कोई स्पेशली अगर जरा एक्सीडेंट में या यंगर एज में चला जाए, तो वो पूरी फैमिली के लिए वाकई एक, नो डाउट कि किसी के चले जाना कोई आसान मामला नहीं होता, लेकिन जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है उसका रिस्पॉन्स। एक ये देखिए, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करता हूँ। ये बात के एक एक बंदा जो है वो चला गया, बड़ी तकलीफ-देह बात है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन अब मैंने इस तकलीफ़ को, अब चॉइस मेरी है। ये वो ट्रिगर है कि जिसने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचानी है। एक हिस्ट्री है जिसकी मुझे याद आएगी, जिसके अंदर मैं घुलूँगा, जिसके अंदर मुझे तकलीफ़ होगी, और मैं जितनी जितनी देर उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करता रहूँगा, वो मेरे लिए जितने फ्यूचर के अंदर मैं जाऊँगा कि इसके नतीजे में क्या-क्या ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, क्या-क्या, यानी आइंदा मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देख सकूँगा, ये इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। और ये आपके ज़हन पे सवार जितना आप करना चाहेंगे होती जाएगी, और जितना आप करना चाहेंगे होती जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। यानी चॉइस आपकी है। दिस इज़ द इशू। जब आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला मालिक जो है, वो इंशाल्लाह हमें फिर मिला देगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ फ्यू मोर डेज़। यानी आई हैव सीन, आई कैन टेल यू कि ज़िंदगी में अब एक दायरे के एक एज गुज़ार चुका हूँ मैं। तो उसमें मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ। मैंने उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, यानी जिनके जिनके पेरेंट्स, मेरी मुझे याद है मेरी फूफी, शी वाज़ शी वाज़ अ यंग वुमन एट probably in her late 30s when she lost her husband and her son together in an accident. And it was a big tragedy, big tragedy. इसमें कोई शक नहीं, एयरफोर्स में थे वो। और एक ये शाह को क्या है, ये जो इलाका है साउथ पंजाब में, इधर उनका एक्सीडेंट, शोरकोट में उनका एक्सीडेंट हुआ, और इट वाज वेरी बैड। और फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, चीज़ें स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, और मैंने ये वो टाइम भी देखा था कि जिस वक़्त उनका बेटा जो था वो वाक़ई, मतलब शी हैड ही वाज़ द ओनली पर्सन हू एक्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। इसके बाद वो शादी हो गई, एक और बेटी भी थी पहले से, शादी भी अच्छी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी रही। वो बेटी जो थी वो भी जवान हो गई, एंड नाउ शी हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे। तो वो जो एक टेरिबल टाइम था, टेरिबल टाइम, वो जितना मर्ज़ी आप लंबा कर लें, बट व्हाट आई सॉ इन हर, for the first few days, after the first few days, she was actually totally normal. Probably because she lived
with her husband, ex-husband, the person who died in Saudi Arabia for some time. और वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है फिर, यार ये तो असल में जिंदगी है, इसको आगे चलना है, यानी वी कांट लिव बैकवर्ड्स, वी हैव टू लिव फॉरवर्ड्स। जब आप ये एटीट्यूड ले लेते हैं, और ये हमने सब ने मिल जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक होगी तो हम सब लोग इंशाल्लाह मिलेंगे। ये वाला एटीट्यूड डेवलप जब हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हम बड़े बड़े मसाइल फेस कर सकते हैं फिर, अल्लाह ताला की तौफीक से। अल्लाह ताला हम सबको बचाए बड़े मसाइल से, लेकिन जो वो हमारी तरफ भेजेगा अल्लाह ताला हमें उसमें साबित कदम बनाए। दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आमीन, आमीन, बेशक। अदनान, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अच्छा सर, कल आपका ये मैं रिव्यू कर रहा था तो जब शेयर हुआ था, तो पहले तो मुझे याद आया एक बानो कुद्से का इंटरव्यू था, आई थिंक अर्ली 2000 में। और उसमें उन्होंने जिक्र किया था इसी हवाले से कि वो आप अगर आप लोग सुनते रहे हो, कुछ लोगों ने सुना हो, तो क्रिटिसाइज करते थे वो जनरली करंट कल्चर को ख़ास तौर पर। तो उसमें इस तरह की उन्होंने लाइंस की थी, मैं उनकी तरह तो नहीं बात कर सकता, मगर उसमें कोर यही था कि आजकल जिस तरह से खासतौर पर जो मॉडर्न कल्चर है, जिस तरह से बच्चों को एक आप भी बात करते थे कंपटीशन में बहुत कुछ तो दे रहा है, मगर वो ये चीज़ें देने से कासिर है कि अगर एक लड़का और लड़की की नई शादी की प्रॉब्लम्स के नतीजे में डाइवोर्स हो जाती है तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसका बाजू या टांग चली जाती है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। एंड देन शी गिव्स सो मेनी एग्जांपल्स। सो वो बात बड़ी मुझे याद आ रही थी जब मैं आपकी बात सुन रहा था कि रियली के ये पैनिक सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। एंड देन आई रियलाइज माई लाइफ एज वेल। बिफोर मैरिज ये सब चीज़ें शायद अभी भी शायद नहीं, डेफिनेटली अभी तक भी मुझ में हैं, मगर बहुत ज़्यादा थी। यानी कि इतनी हर सिचुएशन में अच्छा, एक तो है कि पैनिक करना, और दूसरी ये बात कि गलती फाइंड करना और जनरली दूसरे की गलती फाइंड आउट करना कि यार ये हो गया तो ओहो, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। देन आई जब अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज के बाद मैंने अपनी वाइफ को ऑब्जर्व किया। अच्छा, उनमें एक बड़ी जबरदस्त बात है जो अब तक है शुरू से ही, कि वो ये कि कोई बात हो जानी तो उनका पहला एक वर्ड होता है अच्छा कोई बात नहीं। अब शुरू में तो शायद मुझे रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली, और जो वही बात मुझे याद आई थी जो आप कहते हैं कि हम सब अपनी जगह पे रोल मॉडल होते हैं। वो कोई स्पीकर नहीं है, कोई शायद बहुत से लोग उनको नहीं जानते, बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ बहुत सी चीजें सीखी। उनमें से ये बात थी कि सिर्फ ये एक माशाल्लाह। लफ्ज जब मैं मुसलसल सुनता रहा, उनसे सुनता रहा, मैंने कहा यार ये तो जो है कुछ और ही तरह से हैंडल करती है। एंड देन आई स्टार्टेड अब ये एक दिन में नहीं होता, ये जाहिर है फर्स्ट मैंने उसको रजिस्टर किया, फिर मैंने उन्होंने नहीं मुझे ये बताया कि आप में ये गलती है, फ्रैंकली कभी भी आज तक भी नहीं कहा, ठीक है, मगर वो रजिस्टर करके फिर मैंने उसको सोचा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट। मैं ये नहीं कह सकता, शायद मैं अभी भी पैनिक करता हूँगा, लेकिन मैं ये शेयर करना, अभी भी ये सवाल भी एक ऐसा हुआ था कि हमें क्या करना है कि ये ऑब्जर्व करके उसको ऐड अगर हम कर सकते हैं। और मुझे तो बहुत फायदा हुआ। अब मैंने कि मैं वो नहीं हूँ आज से 10 साल 11 साल पहले जिस तरह से मैं सिचुएशन में रिएक्ट करता था। बहुत सी और चीजें भी सुनी, मगर ये बहुत पर्टिकुलर बात है जो मुझे याद है कि कोई बात नहीं, सिर्फ ये दो लफ्ज और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द राइट माशाल्लाह जी, टाइम। माशाल्लाह। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल और एग्जांपल, यही, बहुत वंडरफुल हाँ एग्जांपल। जी, जी, और यही चीज अब जाहिर है बच्चे ग्रो हो रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा अगेन इंसिडेंट मुझे याद आ रहा था कि बेटी में शायद पता नहीं वो इनहेरिटेंस से लिया है, हम तो कोशिश करते हैं ऐसी कोई चीज़ ना डालें उनमें, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डर और वो सारी चीज़ें। तो भी 1 डेढ़ साल पहले हम एक ट्रैफिक ब्लॉक में फंस गए थे, और असल में मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, तो हमारे लिए थोड़ी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज उसकी जस्ट टू रिलेट के वो सिग्नल पर भी अगर गाड़ी स्टॉप होती है ना रेड, तो वो एक एंशियसनेस उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो एक कॉन्सेंट चीज़ है जिसके साथ हम डील करते हैं। तो वो वी स्टेड देयर फॉर 1.5 आवर, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब वो तो जो हैंडल करना था, वो बेटी पर भी वो चीज़ आती है, तो वो पैनिक क्रिएट हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अब वो एक 1.5 घंटा जो था वो मैं आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और भी सिचुएशन में उसको हम यही कहते रहे कि बेटा, फर्स्ट थिंग यू नीड टू, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न कि डोंट पैनिक। जब वो हुआ
हालांकि मैं भी पैनिक हो रहा था कि अब ये क्या होगा, ये ट्रैफिक कहाँ। मैंने 112 को कॉल की, पता करने की कोशिश की, क्या उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट है और इट विल टेक टाइम। तो देन आई टोल्ड हर कि बेटा देखो, इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आती रहेगी। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, फर्स्ट थिंग इज नॉट पैनिक एंड बिलीव कि वी विल गेट ओवर दिस सिचुएशन। और वो अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन ने सॉल्व हो ही जाना था, हो गई। और फिर हम आज तक उसको वो पॉइंट याद करवाते रहते हैं कि देखिए वो सॉल्व हो गई थी ना, हम उससे निकल आए थे। तो यू डोंट नीड टू पैनिक इन दो सिचुएशंस। सो ये एब्सोल्युटली। छोटी छोटी चीजें हैं एब्सोल्युटली। कि जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और बच्चों के साथ भी करनी चाहिए, जिसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और इसमें देखें एक एडिशनल सपोर्ट ऐड कर लें, वो ये कि अगर मैं फंस गया हूँ ना ट्रैफिक में, तो इसमें भी यानी मुझे जिस जगह पहुंचना था उस जगह लेट पहुंचना भी मेरे लिए कोई ना कोई फायदेमंद हो जाएगी बात। ये जो जी आपका बिल्कुल। फेथ है वो जैसे ही आएगा तो आपको इस पेशेंस में सपोर्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी नथिंग विल हैपन, नथिंग कैन हैपन विदाउट द विल ऑफ गॉड। जब आप ये एस्पेक्ट्स भी शामिल कर लेते हैं तो ये जो जितना भी ये है, ये वाला कैटास्ट्रॉफिक बिलीफ जिसको हमने सामने डिस्प्ले किया हुआ है, ये असल में इट बिकम्स ईजियर टू हैंडल। हम्म। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक जनाब। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी ये मच मोस्ट सर। वेलकम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, वंडरफुल वंडरफुल पॉइंट। एंड ये मैं कोशिश करता हूँ सबको ये बताने की कि अल्टीमेटली अगर आप कंसिस्टेंट है ना, इसलिए नहीं कि दूसरा बदले, अगर अगर तो ये आइडिया है तो फिर आप भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। लेकिन अगर आपका वो एटीट्यूड आपने बना लिया है, अगर आप इसलिए कर रही हूँ कि ये आपके उसूल हैं, तो वो एटीट्यूड बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं कि दूसरा ठीक हो, तो फिर दूसरा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये है जो मेरा ख्याल है कि अदनान की जो मिसाल दी है, कि उसमें अगर उनकी अहलिया ने वो मामला जो है, उनका एटीट्यूड एक चीज़ में इतना अच्छा और कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है, तो यू कैन नॉट हेल्प बट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। जी शबाना, आप म्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू। जी मोइस भाई, ये जो अभी अदनान भाई ने बात की है, तो इससे फिर मुझे भी एक बात शेयर करनी है कि जिससे मैं भी बहुत सीखती हूँ, शायद बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ सीखने का मौका मिले। मेरे से बड़े भाई हैं, उनकी उम्र तकरीबन 50 साल है और वो नॉर्वे रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं और 22 साल और 20 साल का, और उनकी वाइफ ऑलमोस्ट 42 ईयर्स की हैं। तो उनके दोनों बेटों को 18-19 ईयर के जब थे, तो एक को डिप्रेशन, एक को एंजाइटी, और उनकी वाइफ को अभी साल हुआ है ब्रेन हेमरेज। 6 माह वो कोमा में रही, फिर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रही। अभी बस इतना है कि वो बेड पे लेटी है, खाना खा लेती है और किसी की मदद से बाथरूम चली जाती है। और मेरे भाई को एक डिजीज हो गई भी है कोरोना की वैक्सीन के बाद, ME उसको कहते हैं, कि बस उसमें इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल कम हो जाता है। लेकिन मेरे भाई का शुरू से मुझे अब याद आता है कि उनका ना एक तकिया कलाम था, जो कुछ भी होता था ना, कहते थे अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। ठीक है, ये शुरू से मतलब मुझे याद नहीं है कब से उन्होंने ये कहना शुरू किया था, अल्लाह मालिक है ना। और अब जब मैं उनका एटीट्यूड देखती हूँ, तो फिर मुझे समझ आती है कि शायद ये उनका फेथ है इतना स्ट्रांग। लाइक उन्होंने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। उनकी वाइफ जो इस वक्त बिल्कुल बेड रिडन है, टोटल सरेंडर एक्सेप्टेंस। और इसमें मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट बड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड है। अल्लाह मालिक है। हार्ड तो है जी। असल में हम्म, हार्ड आपको इस दुनिया के लिहाज से लगेगा, वही मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि ये दुनिया की मुश्किलें आसानियाँ सारी ही टेम्परी हैं, इसको हमेशा याद रखें। जितना भी हार्ड है, इसके आगे जब आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था। यानी बिल्कुल भाई। अब जो इनाम मिलेगा ये उसको जी उसको आप समझेंगे कि वो तो कोई कॉस्ट थी ही नहीं। और अगर गलत रवैया हुआ तो पता चलेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था, अब क्या करेंगे, और वहाँ पे तो ख़त्म भी जी नहीं होना। भाई, मतलब जैसे ऑन ग्राउंड देखा जाए, ये जो बिलीफ है कि थिंग्स ऑफुल टेरिबल हॉरिबल, तो ये हो रही है उनकी लाइफ में। वो हम सब से दूर हैं, पाकिस्तान में है सब रिश्तेदार, वो उधर हैं। बच्चे भी बीमार, बीवी भी बीमार, खुद भी बीमार, लेकिन नो कंप्लेंट, जस्ट शुक्रगुजारी।
या तो वो असल में It इस is very बिलीफ में नहीं खड़े हुए, important. ठीक है ना जी। और वो हम्म जब एक आदमी जी एक बिलीफ में नहीं खड़ा हुआ तो जिंदगी को अप्रोच करने के जो एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं वो असल में हमारे बिलीफ से होते हैं। हमारे को जिंदगी के बारे में कुछ बिलीफ्स हैं, ये जो जी भाई बिलीफ्स हैं ना वो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो होते हैं। वो जी आपके आप अगर अपने एटीट्यूड में, मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ में परेशान हो तो उस वक्त थोड़ी देर बैठ के गौर करें कि आपकी कुछ बिलीफ्स हैं जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, वो टूटी है। वो जो किधर जी से आ गए हैं, ये कैसे बना लिए। जी उसी तरह से जी ये भी आइडिया हो जाएगा कि यानी एक बिलीफ है मेरा, वो मुझे असल में मेरे एटीट्यूड्स मोल्ड करता है, और अगर मेरा वो बिलीफ चेंज हो जाए तो मेरा एटीट्यूड बदलने लग पड़ेगा। इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू, इट्स नॉट लाइक अ स्विच ऑफ। वो आपको टाइम तो जी लगेगा क्योंकि इंटरनलाइज करेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर इंटरनलाइज करेंगे। जब इंटरनलाइज हो जाएगा तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जी भाई और ये भी मैं कहना चाह रही थी कि आपने, क्योंकि मैं शुरू से अब सुन रही हूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली, तो किसी 30th शायद एपिसोड में जब आप डायरेक्टर सेल्फ वगैरह के बारे में बता रहे थे तो आपने कहा था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप जो चीजें एस्पायर कर रहे हैं तो उन लोगों को देखें, मिलें, जानें कि जो अपने जिंदगी प्रिंसिपल्स पे गुजार रहे हैं। तो यस इट वर्क्स। जैसे मैं बहनान के बारे में सोचती हूँ तो मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। आप लोगों के साथ जब से जुड़ी हूँ, yes it helps to strengthen your the all the three selves, director self and the observer self and the controllers. जी, Thank you. ये क्यों होता Thank है you, that's असर, all. इसकी कभी इस पे गौर किया आपने? व्हाई डज इट हैव एन इफेक्ट? क्यों होते हैं असर? क्योंकि जैसे मैं अपने भाई के हवाले से बात करूंगी, ठीक है, क्यों होता है असर? देखें, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास वो पीस ऑफ माइंड, वो कंटेंटमेंट नहीं है जो भाई के पास है। और चूंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरा बिलीफ सिस्टम भी यही है कि जन्नत का हसूल और अल्लाह की रजा का हसूल, लेकिन मैं बड़ी डाउटफुल हूँ और भाई मुझे नहीं लगता इतना डाउटफुल। एक इत्मीनान है जो उनके ऊपर तारी है, शायद वो मैं भी हासिल करना चाहती हूँ, इसलिए वो मैं इंस्पायर होती हूँ और सीखती हूँ शायद। आपकी भी मुझे चाहिए इसमें रहनुमाई प्लीज। नहीं, आई थिंक ये जो चीज़ें हैं आपको उनके बारे में सब पता है ना, ऑलरेडी पता है। जी तो जी व्हाई इज जी इट दैट मीटिंग हिम हैज एन इम्पैक्ट? हम्म, आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं, ये जी जो जी आपकी दोस्तों से गुफ्तगुएं होंगी, बेसिकली जी। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आवर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट क्रिएटिंग अस। जिन लोगों के साथ हम और मिलते हैं और बातें फिर करते हैं, करती हूँ तो फिर मुझे मदद मिलती है। मैं आपकी आवाज़ कट गई थी, फिर बोलिएगा। जी भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं ऐसे लोगों से बातचीत करती हूँ तो फिर मुझे राइट, मदद मिलती है? राइट। वो ओके बातचीत करती हैं, ओके। उस बातचीत को प्रोसेस करती हैं, उस बातचीत के और बयान करती हैं, किसी दूसरे से बयान करती हैं, तीसरे से बयान करती हैं। जो आपकी गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगुएं और बुरी गुफ्तगुएं, हमारी जो गुफ्तगुएं हमारी ज़िंदगी का अहाता कर रही होती हैं, हम वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। ओह दिस इज यस, व्हाट हैपेंस। आई गॉट इट नाउ। मतलब ये मतलब जवाब मुझे फ्रेज करना नहीं आता, लेकिन ये ऐसे हो रहा है भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैंने शेयर करना है। जी जी। पिछली कुरान स्टडी क्लास में या दूसरी क्लास में कहा गया कि गीबत से कैसे बचें और इस तरह ना, तो फिर मैंने अपनी रिफ्लेक्शंस में देखा कि जब से मैंने ये सेशंस लेना शुरू किए हैं तो क्या हुआ है कि मैंने खुद को गीबत से रोका है, खुद को। और मैं देख रही हूँ कि मेरे घर में जो स्टाफ है, काम वाले, ये वो करते हैं, तो मैं कहती हूँ देखो, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए भी ये दुआ मांग रही हूँ, तो प्लीज मेरे सामने दूसरे घर में जो काम करती है उसकी बुराई ना करो ना, उस बाजी की बुराई ना करो। उफ, वो इतनी खुश हुई हमारे काम वाली, उसने कहा बाजी आपका दिल है मैं जन्नत में जाऊं, मैं आइंदा बुराई नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ कि हम्म, मैंने किसी के बारे में लाइक प्रिंसिपल्स पे बात कर रही हूँ लेकिन मैं गीबत नहीं कर रही। मैंने देखा कि मेरे बच्चे, जो पहले होती थी मम्मा यार फलां लड़की ये करती है ये, ठीक है, अब वो बड़े मुख्तात हो गए हैं। बेहद जरूरत पड़े तो गीबत करते हैं। हालांकि अभी तक मैंने उन्हें बोल के कहना नहीं शुरू किया, क्योंकि मैं तो अभी बिल्कुल एक पहला स्टेप भी नहीं चढ़ी, मैं तो कुछ भी नहीं समझती कि मैं अभी मुबल्लिग ना बनूं। लेकिन बस मैंने खुद पे किया। और ये क्यों किया? क्योंकि मेरी कॉन्वर्सेशन जो मैं सुनती हूँ,
वो मैं सोचती हूँ, वो मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मेरी इनर कॉन्वर्सेशंस। और फिर मेरा राइट, कुछ राइट, दोस्तों का ग्रुप है जिसके साथ फिर मैं ये बातें करती हूँ। राइट, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक मोस्ट यू। वेलकम जी, थैंक यू। जी शफकत, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक मसला एक पैदा हो रहा है मुझे आजकल। वो एक गालिबन जॉन एलिया साहब का शेर है कि है आग ही के बाद गमे आग ही बहुत। तो मसला ये है कि जिस तरह से कल भी आपने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, लेटरल थिंकिंग, वो मैंने कल डाउनलोड करके पढ़ना शुरू की है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बैकवर्ड इलाके में बैठ के एक छोटा सा आम सा सादा सा इंसान जिसको ये बातें मालूम हो रही हैं, तो ऊपर जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता होगा ये सारा कुछ। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल सिस्टम की। तो उन लोगों ने क्या ये इस तरह की किताबें या इस तरह का जो नॉलेज है उनके पास नहीं आया? अगर आया हुआ है तो वो सिस्टम के अंदर क्यों नहीं ये चीज़ें ला रहे? कि क्यों हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है अभी तक वो 200 साल पुराना ही चल रहा है? तो ये सिस्टम कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, और इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो किस हद तक कर सकते हैं? ये एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है सर। इस पे मुझे आपसे रहनुमाई चाहिए थी कि इसको मैं किस तरह से मैनेज करूं। हर और सिस्टम जो समटाइम होता है ना जी, एग्रेशन भी पैदा होता जी, है कभी-कभी। नहीं, एग्रेशन समटाइम तो खैर एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना कभी-कभी चाहिए। पैदा हो जाता है। आई अंडरस्टैंड जी, आई अंडरस्टैंड। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना, ये इट इज़ वेरी जी फ्रस्ट्रेटिंग। सर। आपको जब एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम बच्चों को सारी ज़िंदगी इस पे लगा देते हैं, तो इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आइडिया। और उसमें वी हैव टू कीप 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 दैट इन चेक। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपका ये आइडिया है ना कि लोग बदलें, देखें, जो असल में सिस्टम्स, जब जब भी कोई सिस्टम बनता है ना, तो उसमें कुछ बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है। और जनरली सिस्टम के बेनिफिशरीज आम तौर पर ऊपर वाले होते हैं, और बेनिफिशरीज कभी भी अपने बेनिफिट्स को ख़त्म नहीं करना चाहते। इसको सबसे पहले तो ये जी, समझ जी लें, सर। ठीक है। वो उनके जी बेनिफिट में सर। बना हुआ है सिस्टम। आप अगर एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जिसके नतीजे में क्वेश्चन करने वाले बच्चे पैदा हो जाएं, तो जो इस वक्त का पूरा हमारा निज़ाम है, पाकिस्तान पूरे का पूरा जिस तरह से चल रहा है, हम तो क्वेश्चन करने वाले लोगों को पसंद ही नहीं करते। अगर अगर एक मेन स्ट्रीम आइडिया कोई बन गया है, तो उसके खिलाफ खड़े होकर आप अगर कभी ये पूछ ही लें कि हमारी आइडियोलॉजी है क्या, हम एक बड़ा आइडियोलॉजिकल मुल्क है, वो आइडियोलॉजी किधर है, वो क्या है आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इस पर आई हैव नॉट सीन मैनी पीपल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, लेकिन वो आइडियोलॉजी के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। यानी ये जो इस इशू है, ये क्यों है? इसलिए कि सिस्टम इसको सपोर्ट करता है, और जो बेनिफिट ले रहे हैं लोग, उनके लिए ये सिस्टम बेनिफिशियल है, और वो स्टेटस को हमेशा उसको मेंटेन किया जाएगा। इसको कहते हैं हेजिमोनिक होता है ये जो स्टेटस को है। जिसका भी बेनिफिट है जी सर। वो उसमें से बेनिफिट लेगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा अभी ना इस पे मैं दिलचस्पी है, ये एक सियासी मसला है कि जिसके ऊपर हम बात करें। जो चीज़ आपको करनी है वो आपने डिसाइड करनी है कि क्या करना है मुझे, और वो ये है कि आप जब ये महसूस करते हैं कि ये करना है, तो फिर उसके बारे में सोच विचार, उसके बारे में गुफ्तगुएं, उसके बारे में अपने सर्कल में बातचीत, उसके बारे में प्लानिंग, कुछ दो 2 इंच की कोई 2 इंच का कोई काम कर सकते हैं तो वो करके देखें। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कि मैंने ये कुछ करना है। डोंट ट्राई टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम्स को चेंज करने में बड़ा जोर लगता है। वो है ना, एक किताब है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एजुकेशन। आई डोंट रिमेंबर उस बंदे का नाम क्या है, HECHT करके कुछ नाम है। ये ज्यूइश पर्सन, इजराइली है, और उसने अपने स्कूल के बारे में लिखा। और उसी किताब में उसने लिखा है कि ये स्कूल जब बना था तो नोबडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी, मतलब बिल्कुल थोड़े से लोग थे, हमने 2-3 चीज़ें बस करनी थी जो हमने करनी शुरू कर दी। और आज वो सिस्टम, इसराइल की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो कह रही है कि पूरे की पूरे इसराइल में ये एजुकेशन सिस्टम चला दो। तो आपने काम करना है कुछ। वो क्या करना है? अगर आप प्रैक्टिकल आदमी हैं तो प्रैक्टिकल काम कर दें, अगर आप बात करने वाले आदमी हैं तो लोगों तक बात पहुंचा दें। मे बी किसी के जहन में ये बात उतर जाए कि मुझे ये काम करना है, बट इट हैज़ टू बी ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू। ये एनवायरनमेंट है जो खुदा ने आपको दी है।
आपने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, रिजल्ट्स का नहीं सोचना है। अगर आपने रिजल्ट्स का सोचना शुरू कर दिया तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप इसी बिलीफ का शिकार हो जाएं जो बिलीफ हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू, हम जब टारगेट्स रखते हैं ना, हम जब चाहते हैं कि ये इस तरह हो जाए, तो ये बिलीफ्स जो हैं ये ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट एफर्ट करना है और आपने रिजल्ट्स खुदा पे छोड़ दिए तो कोई मसला नहीं होगा। जितनी जितनी ऑपोजिशन होगी वो मज़ीद आपको ऊंचा उठा देगी। यानी आपने ये सोचना है कि मैं इन सारी रिस्ट्रिक्शन, सारी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए क्या दे सकता हूँ, और वो देना शुरू कर दें। अच्छा, इस चीज़ के बारे में अपनी, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो इस चीज़ के बारे में भी वाज़ेह हो जाएं कि मेरा असल में जो मसला है एज अ टीचर, इफ़ यू आर अ टीचर, तो असल में जो मसला है वो बच्चों की खैर खाई है, बच्चों की बेहतरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी शक्ल को अच्छा बनाना नहीं है। असल में हमारे टीचर्स, अगर कोई कहते हैं ना, इस सिस्टम में, जो भी सिस्टम है जिसका भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इस सिस्टम में टीचर्स का क्या रोल है। टीचर्स का ये है, टीचर्स की गलती ये है कि वो ये कर रही है। यानी वो या तो जानते ही नहीं कि हम टीचर का काम क्या होता है, ये जानते ही नहीं। ठीक है, टीचर इज नॉट सपोज टू बी लॉयल टू द इंस्टीट्यूशन, टीचर इज नॉट सपोज टू बी लॉयल टू हिज बॉस, हिज प्रिंसिपल, टीचर इज सपोज टू बी लॉयल टू हिज स्टूडेंट्स। ये बात समझनी ज़रूरी है। यानी मेरे बच्चों का किस में फ़ायदा है, मैंने वो करना है, चाहे मुझे उसको इस इंस्टीट्यूशन के अंदर रह के करना है, चाहे मुझे इसकी वजह से स्टूडेंट निकाल दिया जाए तब भी करना है, चाहे मुझे इसके अलावा टाइम देना पड़ जाए तब भी करना है। जब टीचर इस जगह पे खड़ा होकर अपनी कंट्रीब्यूशन देने लग पड़ेगा तो आप देखेंगे नताइज भी डिफरेंट निकलेंगे। मैं ऐसे टीचर्स को बाज़ को जानता भी हूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्क लाइक दैट, कि बच्चे हैं और मेरा काम बच्चों का भला करना है, और अल्लाह ताला ने उनको फिर जो इज़्ज़त दी, कमाल दर्जे की इज़्ज़त दी जी। मतलब आप जब भी जिधर भी उनका नाम लेते हैं, यू ऑलवेज़ फाइंड दैट पीपल नो हिम। इन फैक्ट आई यूज्ड टू नेम हिम, लोधी साहब होते थे क्रेसेंट मॉडल स्कूल में, ख़ास तौर पे मुझे याद है मैं एक दफ़ा पढ़ा रहा था एक सेशन में, तो उधर उस सेशन ही के अंदर एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं उनका पोता हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मतलब दिस इज, फिर ये गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा था एक ज़माने में, तो उधर उनके एक साहबजादे भी काम करते हैं, बट लोधी साहब वाज वन पर्सन जिसको कि मैं समझता हूँ इस तरह के आदमी थे कि मैंने अपने बच्चों का फ़ायदा देखना है। जब आप ये सोचने लग पड़ते हैं कि मैंने बच्चों का फ़ायदा देखना है, तो फिर इंस्टीट्यूशन जो मर्ज़ी डिमांड करे वो भी पूरी कर दे, वो पूरी करते हुए बच्चों का फ़ायदा करें। तो ये जो लॉयल्टी की सोर्स है ना, इसको, इसके बारे में अगर टीचर मुतनब्बे हो जाए कि मेरी लॉयल्टी असल में किधर है, और असल में इंस्टीट्यूशन लॉयल्टी भी यही होनी चाहिए थी कि हम इंस्टीट्यूशन बना ही इसलिए था कि बच्चों की तरबियत और तालीम हो, और अब वो, अगर उसका मसला कुछ और बन गया तो मैं क्यों उसके साथ कहीं और चला जाऊं। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम बच्चों की बेहतरी है। तो इस जगह खड़े होकर देखें, कैन यू डू एनीथिंग, और आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जब आप ये सोचने लग पड़ेंगे। बेतहाशा जितने हालात ख़राब होंगे उतनी ही दावत की ज़रूरत है। जी आसिफ, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की और कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये हमारा आज का फोकस है। इसमें आपने जैसे कहा कि ये तो वो सिचुएशन होती है कि जब हम बात को इतना ब्लो अप कर देते हैं कि बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं एक तरह से और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे तो बचना ही चाहिए यकीनन, लेकिन उससे कम दर्जे की सिचुएशंस भी आती हैं और हम वो क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली जब हमारा रिएक्शन प्रोपोर्शनेट नहीं होता आम सी सिचुएशन उसके ऊपर, तो उस सूरत में हम फ्रीज़ तो नहीं हो जाते, लेकिन बहुत सारी अ, बहसें चल रही होती हैं, जिनकी वो वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर आप सड़क पे देखें, एक
गाड़ी हल्की सी टच हो गई, दूसरी को थोड़ी सी स्क्रैच आ गई। अब ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग में तो इसको हम नहीं फॉल करेंगे इस चीज को, लेकिन वहां पे जो लंबी बहसें शुरू हो जाती हैं, जो नुकसान है वो बहुत मामूली है, जो दोनों पार्टीज बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, और हो सकता है 2 दिन बाद वो पैसे जो खर्च हुए हों उन्हें लगे भी नहीं, कोई बोझ भी ना लगे, लेकिन उसके ऊपर हम उसको ब्लो कर देते हैं और यानी सिचुएशन जो है ना वो खराब हो जाती है। तो यकीनन हमें अपने आप को ना डिसेंसिटाइज करने की ज़रूरत होती है कि बहुत सी चीज़ें बहुत आराम से हैंडल हो सकती हैं, जिसको हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और उसका शिकार होते हैं। हम्म। अ, मैं इससे ही मुताल्लिक अ, कुछ एक और पॉइंट्स भी मैंने नोट किए हुए थे। अ, जैसे हम अ, हमारी कंडीशनिंग आम तौर पे ऐसी होती है कि हम कोएग्जिस्ट करना, ये हमारी लर्निंग में शामिल नहीं होता। तो हम एक एक एक्सक्लूसिव सी अप्रोच अपनाए हुए होते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट, हमारा फेथ सिस्टम, यही सब कुछ है। इसके बाहर जो कुछ भी है अ, उसको होना ही नहीं चाहिए, उसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशनिंग जब हो जाती है तो फिर हम अ, दूसरों को अपनी ज़िंदगियों से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं और समटाइम्स बहुत हार्श भी हो जाते हैं। तो वी शुड लर्न टू कोएग्जिस्ट एक्चुअली, वरना इस तरह के मसाइल आते हैं। और हम जैसे अभी बात हुई कि कोई अगर किसी ने कोई मिस्टेक कर दी और उसके ऊपर हमें गुस्सा आ गया, तो अ, ये जो मिस्टेक्स है ना, ये भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। कोई भी ट्रू। परफेक्ट नहीं है, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, दूसरे भी परफेक्ट नहीं हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि पैगंबर भी परफेक्ट नहीं थे। कुरान पाक हज़रत आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ पैगंबर जो आए, हज़रत यूनुस, हज़रत मूसा, तो उनकी वो गलतियों से मुबर्रा नहीं थे। अल्लाह ताला उन पे उनको उनकी निशानदेही करता है और कुरान पाक में इसका ज़िक्र आता है। तो जब इतनी बड़ी हस्तियाँ परफेक्ट नहीं थीं, तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि मेरा दोस्त जो है, मेरा स्पाउस, वो परफेक्ट उसको होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर मैं रिएक्ट करूँगा। हम्म। अ, इस चीज़ को हमें टेम करने की ज़रूरत है अपने अंदर। इन इन लर्निंग्स को अनलर्न करने की ज़रूरत है। ट्रू। और ये दोनों बातें जो आपने फरमाई हैं ना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और दोनों असल में एक जैसी हैं। ये जो आपने बताया कि ट्रैफिक में खड़े होकर लोग जो हैं आपस में इस तरह से कर रहे होते हैं, उसमें जो असल प्रॉब्लम होती है उसको भी याद, और वो इससे रिलेट करती है ये जो आपने दूसरी बात फरमाई है मिस्टेक्स के हवाले से। यानी वी हैव अ कल्चर, वी हैव डेवलप्ड अ कल्चर ऑफ पुटिंग ब्लेम्स। वी डोंट वांट टू बी एट फॉल्ट, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट वी आर एट फॉल्ट। ठीक है जी। ये जब आपके अंदर पैदा हो जाती है चीज़, और ये क्यों पैदा होती है इसके अलग अवामिल हैं कि ये क्यों हो जाती है, हमें अपने घरों से ये क्या मिला है कि जिसके नतीजे में ये हो गया, या हम क्या ना दें कि जिसके नतीजे में ये ना हो सके। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि वी वांट टू फिक्स द ब्लेम। जब भी कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें ये डिटर्मिन करना है कि गलती किसकी थी, और जो जिसकी हम गलती बता रहे होते हैं वो भी असल में इसी जगह पे खड़ा होता है कि मेरी गलती नहीं है, और गुफ्तगू असल में इस पर हो रही होती है ज़्यादा, बजाय इसके कि हम हर गलती के बाद इस जगह पे खड़े हों कि आओ मिलकर सीखते हैं कि हमें क्या ठीक करना चाहिए, या मुझे क्या ठीक करना चाहिए। और कोई ठीक करता है नहीं करता, कम से कम मैं तो अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ ना। ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे बहरहाल इस वाक़े ने दे दी है। तो अगर मैं इस तरफ से इसको अप्रोच करूँगा तो उम्मीद ये है कि वो जो कैटेस्ट्रोफाइजिंग का मसला है वो इतना नहीं होगा। फिर इस जगह पे खड़े होना ज़रूरी है। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ जर्नी, वी विल फॉल,
We have to get up and start walking again. और एक आखिरी बात मैं ये करना चाह रहा था कि लेट्स प्रोटेक्ट आवर पीस ऑफ माइंड। वो कहते हैं ना कि इफ इट कॉस्ट्स यू योर पीस ऑफ माइंड, इट्स टू एक्सपेंसिव। Right, तो right. तो हम अपने पीस ऑफ माइंड के एक्सपेंस पे बहुत कुछ अननेसेसरी कर रहे होते हैं, और अगर हम ये सीख जाएं कि हाउ टू लेट इट गो, तो वो पीस ऑफ माइंड जो बहुत एक कीमती चीज है, वो हम बिल्कुल, उसको पा लेंगे। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जी, दैट्स ऑल आई हैव टुडे। जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम वी विल बी बैक विद बिलीफ नंबर 5। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।